आज हम तमिल कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मारेशन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक चोर की कहानी जो एक बुढ़े आदमी से पैसे चोरी करना चाहता है। मगर दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अंत में जब राज से पर्दा हटेगा और असली कहानी सामने आएगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। कहानी की शुरुआत में हम दया नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो जेल से छूटकर बाहर आता है। यहाँ बताया जाता है कि दया की माँ सालन में रहती है, जबकि दया का कोई ठिकाना नहीं होता है। हालांकि कभी कभार वो अपनी माँ से मिलने जाता रहता है, पर वो वहाँ नहीं रहता है। फिर घूमते घूमते वो एक तालाब के पास पहुँचता है, जहाँ एक आदमी अपने मोबाइल में गाना सुनते सुनते नहा रहा होता है। वो आदमी दया को भी बोलता है कि तुम भी नहा लो और सामान की चिंता मत करो, यहाँ कोई चोरी नहीं होती है। और जैसे ही वो आदमी डुबकी लगाने के लिए जाता है, उसका मोबाइल गायब हो जाता है। मतलब दया उसका फोन चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इससे हमें पता चलता है कि दया एक शातिर चोर है जो चोरियां करता है, जिसके चलते पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। आगे जाकर वो फोन से सिम निकालकर फेंक देता है। फिर सूरज ढलने पर एक फिल्म देखने जाता है, लेकिन फिल्म उसे पसंद नहीं आती और वो आधी फिल्म छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आने पर दया पार्किंग में जाता है, जहां उसे एक बाइक में चाबी लगी हुई मिलती है। ये देखकर तो दया बहुत ही खुश हो जाता है और वो बाइक चुराकर वहां से निकल जाता है और थोड़ा आगे जाकर नंबर प्लेट बदल देता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। इसके बाद वो उसी बाइक से नगर कुलई नाम के गांव में पहुंचता है। वहां उसे एक सुनसान घर दिखाई देता है जो देखने में बड़ा और अंधेरा होता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं होगा और वो चोरी करने के इरादे से उस घर में घुस जाता है। घर के अंदर दया सारे कमरे खंगालने लगता है। एक कमरे में उसे वेला नाम का व्यक्ति दिखता है। वेला उसे देखते ही कहता है, कुमार बेटा, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर दया सोचता है कि ये मुझे कुमार क्यों बुला रहा है। वेला बार बार उसे बुलाता है। दया उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, चिल्लाओ मत। यहाँ दया देखता है कि वेला के हाथ बंधे हुए होते हैं। तब वेला कहता है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। दया जवाब देता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तब वेला को याद आता है और बताता है कि मुझे अल्जाइमर की बीमारी है, जिसके कारण मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा मुझे बांध कर रखता है ताकि मैं कहीं खो ना जाऊँ, लेकिन मुझे बाहर घूमना पसंद है। और दया से कहता है कि क्या तुम मेरी रस्सी खोल दोगे। दया उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और घर में सामान ढूंढने लगता है, लेकिन दया को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वेला कहता है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सारा पैसा बैंक में है। फिर भी दया वेला को नजरअंदाज करता है। ऐसे में वेला दया को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे हाथ खोल दो तो मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। दया को ये ऑफर पसंद आता है। वैसे भी उसे वहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो वो मान जाता है। वो पहले पैसे मांगता है। तब वेला कहते हैं कि मेरे पास कैश नहीं है, एटीएम से निकाल कर दूंगा। वो वेला की रस्सी खोलकर उसे एटीएम तक ले जाता है। वहाँ वेला पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार अपना पिन भूल जाता है। काफी देर याद करने के बाद उसे अपना पिन याद आता है और वो पैसे निकाल लेता है। बाहर खड़ा दया एटीएम में झांकता है और देखता है कि वेला के खाते में 25 लाख रुपए हैं। ये देखकर उसका लालच बढ़ जाता है और वो सोचता है कि अगर ये 25 लाख हड़प लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। इसके लिए उसे वेला के पास रहना होगा। वेला बाहर आकर उसे 25,000 दे देता है और जाने लगता है। दया पूछता है, आप कहाँ जाएंगे। वेला जवाब देता है, पास के गांव में मेरी बेटी का घर है, मैं वहाँ जाऊँगा। दया कहता है, चलिए मैं आपको बस स्टॉप छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ ऑटो नहीं मिलेगा। दोनों बस स्टॉप की ओर निकलते हैं। रास्ते में वेला कहता है, अगर मैं अपनी बेटी के पास जाऊँगा तो मेरा बेटा मुझे पकड़ लेगा। मैं त्रिवेल्लपुरम जाऊँगा, जहाँ मेरे बचपन का दोस्त रहता है, मुझे वहाँ की बस में चढ़ा दो। दया सोचता है, अगर पैसे चाहिए तो इसके एटीएम पिन का पता लगाना होगा। फिर दया भी झूठ कहता है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो बस का किराया मेरे बाइक में पेट्रोल के लिए दे देना और मैं आपको छोड़ दूंगा। वेला मान जाता है और दोनों बाइक से त्रिवेल्लपुरम की ओर निकल पड़ते हैं। वेला अल्जाइमर की वजह से दया को कभी अपना बेटा कुमार समझता है तो कभी उसका दोस्त दया। इसका ही फायदा उठाकर दया उसे ले जाता है। रास्ते में दया कहता है, सर बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है, पैसे दीजिए मैं डलवा लेता हूँ। वेला जवाब देता है, मेरे पास कैश नहीं है, एटीएम से निकालना पड़ेगा। दया उसे एटीएम ले जाता है और कहता है, लाओ मैं पैसे निकाल लेता हूँ, आप बार बार अंदर क्यों जाएंगे। वेला उसे कार्ड और पिन दोनों देता है, लेकिन दया जब पैसे निकालने जाता है तो पिन गलत निकलता है।
बार बार कोशिश करने पर भी पिन काम नहीं करता क्योंकि वेला उसे भूल जाता है। सुबह होने पर दोनों एक ढाबे पर नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। दया वेला को एक डायरी देकर कहता है, इसमें अपनी सारी जानकारी लिख लीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नंबर वगैरह। वेला अपने घर का नाम, बच्चों का नाम लिखता है। फिर दया कहता है कि आप अपना पिन नंबर भी लिख लीजिए क्योंकि आप बार बार भूल जाते हैं, और वेला लिख लेता है। लेकिन जब दया उस पिन को आजमाता है तो वो फिर गलत निकलता है। एटीएम से लौटने पर दया को ढाबे पर वेला नहीं दिखता है। वो देखता है कि वेला एक बस में चढ़ रहा है। दया तुरंत उस बस में चढ़कर वेला के पास जाता है और कहता है, सर आप यहाँ क्यों बैठ गए, हमें तो कहीं और जाना था। तब तक वेला सब कुछ भूल चुका होता है और वेला जवाब देता है, बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। बस में बैठे लोग सोचते हैं कि दया वेला को किडनैप करने आया है। तब कंडक्टर कहता है, बस को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। दया घबरा कर कहता है, इनकी जेब में एक डायरी है जिसमें मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है, चाहो तो फोन करके देख लो। कंडक्टर नंबर पर फोन करता है और वो दया का निकलता है। तब वेला को याद आता है कि दया कौन है। उसके बाद दोनों फिर से बाइक पर सफर शुरू करते हैं। गर्मी के कारण वेला कहता है, हाईवे पर बहुत गर्मी है, गांव के रास्ते से चलते हैं। दया बाइक को गांव की ओर मोड़ लेता है और उनका सफर शुरू हो जाता है। गांव में थोड़ा आगे जाने पर दया को एक बकरी वाला दिखता है जो ढेर सारी बकरियों को रास्ते पर हाँक रहा होता है। दया जानबूझकर उसकी एक बकरी को टक्कर मार देता है। बकरी को टक्कर लगने पर बकरी वाला चिल्लाता है, तुमने मेरी बकरी को टक्कर मार दी। दया कहता है, ठीक है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें बकरी के 2000 दे दूंगा। लेकिन बकरी वाला कहता है, नहीं मुझे 3000 चाहिए। वेला दया से कहता है, बेटा ज्यादा झगड़ा मत करो, इसे पैसे दे दो और जल्दी चलो। दया जवाब देता है, मेरे पास पैसे नहीं है, लाओ अपना एटीएम कार्ड दो। वेला उसे कार्ड और पिन दोनों देता है। दया पास के एटीएम पर जाता है और पैसे निकाल लेता है। इस बार पिन सही काम करता है। पैसे निकालने के बाद वो बैलेंस चेक करता है तो उसमें सिर्फ 8000 बचे हुए होते हैं। ये देखकर दया हैरान हो जाता है और सोचता है कि कल तक तो खाते में 25 लाख थे, ये अचानक से कहाँ गायब हो गए। दुखी मन से दया लौटकर बकरी वालों को पैसे दे रहा होता है, लेकिन इधर वेला बकरी वालों को कहता है कि दया उसका बेटा है और वो पुलिस वाला है जो छुट्टियों पर गांव घूमने आया है। पुलिस का नाम सुनते ही वे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, सर आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। आपके पिताजी ने एक अच्छी दवाई बताई है जिससे मेरी बकरी कल तक ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो पैसे लौटा देते हैं। वेला 3000 रुपए अपने पर्स में रख लेता है। तब दया देखता है कि वेला के पर्स में 2 एटीएम कार्ड हैं, यानी 25 लाख दूसरे खाते में होगा। ये देखकर दया फिर खुश हो जाता है और दूसरे कार्ड का पिन और पैसे निकालने की प्लानिंग बनाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस थिएटर के बाहर दया ने बाइक चुराई थी, वहाँ के लोग पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जिसकी बाइक चुराई गई वो एक नेता का बेटा है। नेता का नाम सुनते ही पुलिस वाले बाइक ढूंढने निकल पड़ते हैं। दया और वेला गांव से निकलने वाले होते हैं। जाने से पहले वेला कहता है, मुझे लगता है मैं इस गांव को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त सुब्रमण्यम यहाँ रहता है जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है। उसकी 3 बेटियां हैं। दया पास की दुकान पर जाकर पता करो कि यहाँ सुब्रमण्यम नाम का कोई रहता है या नहीं। दया दुकान पर जाता है और पूछता है। दुकानदार बताता है यहाँ एक व्यक्ति है लेकिन उसका नाम श्रीनिवासन है। दया लौटकर वेला को ये बताता है लेकिन वेला को ये सही नहीं लगता। फिर दोनों एक होटल के कमरे में रुकते हैं और शराब पीने लगते हैं। शराब पीते हुए दया वेला को अपनी सारी बातें बताता है, वो चोरी क्यों करने लगा और ऐसा क्यों करना पड़ा। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलकर अपने दोस्त गणेश को फोन करता है और कहता है, मुझे एक बुढ़ा आदमी मिला है जिसके खाते में 25 लाख रुपए हैं, मुझे बस उसका एटीएम पिन पता करना है। गणेश कहता है, भाई तूने बड़ा हाथ मारा है क्या, एक काम कर, मुझे उसके कार्ड की तस्वीर भेज दे, मैं डुप्लीकेट कार्ड बनवाकर भेज दूंगा। दया कमरे में लौटता है, वेला के साथ दारू पीता है और चुपके से कार्ड की तस्वीरें गणेश को भेजकर सो जाता है। अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते में वेला फिर भूल जाता है कि दया कौन है। दया उसे याद दिलाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है। दया पंचर ठीक करवाने लगता है। तभी गणेश का फोन आता है, मैंने 2 लोगों को डुप्लीकेट कार्ड देकर भेजा है, तुम उनसे कार्ड ले लेना। थोड़ी देर बाद 2 लोग आकर दया को डुप्लीकेट कार्ड देकर चले जाते हैं। कार्ड लेकर दया वेला के पास लौटता है तो वो देखता है कि वेला वहाँ के लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। दरअसल कुछ लोग पैसा लगाकर कैरम खेल रहे थे और वेला भी खेलने लगा, जिसमें वो 10,000 रुपए हार जाता है। दया वहाँ पहुँचकर उन लोगों से झगड़ने लगता है, लेकिन वेला बात संभाल लेता है। वो उन्हें 10,000 देकर दया को लेकर वहाँ से निकल जाता है।
आगे दोनों एक आश्रम में पहुंचते हैं जहां वेला का दोस्त रहता है। वेला अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होता है। वेला वॉशरूम चला जाता है, तब पीछे से दया वेला के दोस्त से उसके और उसके बेटे के बारे में पूछता है। तब उसका दोस्त बताता है कि वेला का कोई बेटा नहीं है, उसकी पत्नी कई साल पहले मर चुकी है। जब दया कुमार का नाम लेता है तो वो कहता है कुमार मेरा बेटा है, जिसे वेला ने अपना बेटा समझकर प्यार दिया। पास के गांव में मेरी बेटी रहती है, अगर वेला उससे मिलना चाहे तो तुम उसे वहां ले जा सकते हो। दया वेला के पास जाता है और कहता है चलिए सर, अब हमें चलना चाहिए। वेला कहता है यार हम इतनी दूर आए हैं तो यहाँ एक मंदिर घूम लेते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं और वहाँ एक कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। वेला बताता है इस गांव में मेरा बचपन का दोस्त श्रीधर रहता है। 17-18 साल की उम्र में हमारा झगड़ा हो गया था और हमारी बातचीत बंद हो गई। अब वो बड़ा आदमी बन गया है, उसकी कई कपड़ों की दुकानें हैं। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम उसका नंबर मुझे ला कर दे सकते हो? तब दया कहता है सर ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो श्रीधर की दुकान पर जाता है, वहाँ कपड़े खरीदता है और पहन लेता है। फिर स्टाफ के सामने श्रीधर से बात करने का नाटक करता है और कहता है श्रीधर मेरा दोस्त है, मैं उससे फोन पर बात कर रहा था लेकिन मेरा फोन बंद हो गया, क्या आप उसका नंबर डायल करके दे सकते हैं? स्टाफ नंबर डायल करता है और दया उसे नोट करके वेला को दे देता है। वेला उसकी तारीफ करता है और कहता है मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फरीदा नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर एक मर्डर केस की जांच कर रही होती है। ये वही घर होता है जहां दया चोरी करने गया था और वेला से मिला था। तभी फरीदा को पता चलता है कि 2 मर्डर और हुए हैं, एक दूसरे गांव में और एक त्रिवेल्लोपुरम में। त्रिवेल्लोपुरम में मारा गया व्यक्ति श्रीधर होता है। कल दया ने श्रीधर का नंबर वेला को दिया था और आज उसकी मौत हो गई। श्रीधर की लाश एक झील में मिलती है और उसका फोन एक्टिव होता है। फरीदा समझ जाती है कि कातिल ने फोन अपने पास रखा है और वो घूम रहा है। दया और वेला एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ रहे होते हैं। वेला कहता है अगले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है और वहाँ एक बड़ा फेस्टिवल भी है, आज रात हम वहीं रुकेंगे। रात तक दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि गणेश भी यहीं रहता है। रात को दया गणेश से मिलता है और कहता है वेला का एटीएम पिन मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिन जानने में कई सालों लग जाएंगे, तुम कुछ उपाय निकालो। इसी दौरान हम वेला को देखते हैं जो दारू में बेहोशी की दवा मिलाता है और दया व गणेश के साथ पीने लगता है। दारू पीने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। वेला तैयार होकर बाहर जाता है और शिवा नाम के एक टीचर को फोन करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। शिवा पूछता है तू कौन है और मैं तुझसे क्यों मिलूं? वेला जवाब देता है तुम्हें मधुमिता याद होगी। ये सुनकर शिवा हैरान हो जाता है और पूछता है तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? वेला कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा और मधुमिता का वीडियो मेरे पास है, अगर नहीं चाहते कि मैं इसे तुम्हारी पत्नी को भेजूं तो मेरी बताई जगह पर आ जाओ। शिवा एक स्कूल के पास पहुंचता है जहां वेला उसे बुरी तरह मारता है जिससे शिवा मर जाता है। हमें पता चलता है कि शिवा एक टीचर था और मधुमिता उसकी स्टूडेंट थी। शिवा ने मधुमिता के साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। उसने मधुमिता की दोस्तों के साथ भी ऐसा ही किया था। इससे पहले जिन 3 लाशों की जांच फरीदा कर रही थी उन्हें भी वेला ने ही मारा था, क्योंकि वो लोग छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया करते थे। वेला ऐसे और लोगों को मारने की योजना बना रहा है। फरीदा को वेला की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंचती है वेला जा चुका होता है। वेला एक पुल के पास जाकर श्रीधर का फोन फेंक देता है। अगले दिन दया और गणेश उठते हैं तो वेला को कमरे में नहीं पाते। थोड़ा ढूंढने पर वो उसे एक जगह पर पड़ा हुआ पाते हैं। वो पूछते हैं आप यहाँ कैसे आए? वेला झूठ बोलता है रात को मैं घूमने निकला था, किसी ने मुझ पर हमला किया और मेरा फोन छीनकर भाग गया, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। दया उसे आराम करने को कहता है। आराम के बाद वो वेला को अपने गांव ले जाने लगता है। गांव पहुंचकर दया अपनी माँ से मिलता है। माँ उसे देखकर खुश नहीं होती और पूछती है अब कौन सा कारनामा करके आया है। वो वेला को देखकर उसके बारे में पूछती है। दया बताता है इनका नाम वेला है और इन्हें भूलने की बीमारी है, मैं इन्हें इनके रिश्तेदार के पास छोड़ने जा रहा हूँ। वेला दया के घर में दया की माता पिता की तस्वीरें देखता है। तभी दया की माँ आती है और कहती है ये मेरी शादी की तस्वीर है, आप इसे क्यों घूर रहे हैं? वेला जवाब देता है तस्वीर के नीचे 17 अप्रैल लिखा है, इसी दिन मेरी शादी हुई थी और मेरी पत्नी का जन्मदिन भी इसी दिन था। फिर वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है हमने लव मैरिज किया था, उसने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है
हम देखते हैं कि वेला की पत्नी एक मनोचिकित्सक थी जो बच्चों की काउंसलिंग किया करती थी। एक दिन मधुमिता नाम की लड़की उसके पास आती है और वो रोते हुए बताती है कि शिवा नाम के टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मधुमिता के दोस्तों को भी परेशान किया। वेला की पत्नी उसे संभालती है, लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि मधुमिता ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर वो सदमे में चले जाती है और कुछ दिनों में डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती है। वो शिवा पर केस दर्ज करती है, लेकिन अल्जाइमर के कारण वो चीजें भूलने लगती है। कोर्ट में वो ठीक से बयान नहीं दे पाती। इन सब बातों से परेशान होकर वो डायरी में सारी बातें लिखकर वेला को दे देती है और कहती है मधुमिता के साथ जिसने गलत किया उसे जिंदा मत छोड़ना। अगले दिन वो आत्महत्या कर लेती है। ये देखकर वेला टूट जाता है और फैसला करता है कि ऐसे लोगों को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो सिर्फ एक और व्यक्ति को मारना चाहता है, अरुण, जो छोटी बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचता था। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। दोनों बाइक से निकलते हैं। वेला कहता है तुम इतने दिनों बाद गांव आए हो, अपनी माँ के पास रुक जाओ। दया जवाब देता है नहीं सर, मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है, आपको आपके गांव छोड़कर मैं लौट जाऊंगा। तभी दया को उसकी माँ का फोन आता है। वो बताती है कि घर में 10 लाख का चेक पड़ा हुआ है। दया बाइक रोककर वेला से पूछता है सर ये चेक आपने रखा है ना? वेला पहले चुप रहता है, लेकिन दया के बार बार पूछने पर कहता है भगवान सब देखते हैं और अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही करते हैं। तुम अपनी जिंदगी जियो और इन पैसों से छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर लो। ये सुनकर दया बहुत खुश हो जाता है और अब से कोई चोरी नहीं करने का डिसीजन लेता है। अब दोनों एक होटल में रुकते हैं। वेला यहाँ वरुण को खत्म करने की योजना बनाता है। वो चुपके से वॉशरूम में जाता है और शिवा के फोन से अरुण को मैसेज करता है मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, बताओ मैं कहाँ आऊँ। तभी खाना लेकर डिलीवरी वाला आता है। दया के पास चेंज नहीं होता तो वो वेला के पर्स से पैसे निकालने लगता है। तभी उसमें से कई सिम कार्ड नीचे गिर जाते हैं। इन्हें देखकर दया को वेला पर शक होता है। वो अपने फोन का कैमरा चालू करके कोने में रख देता है और बाहर चला जाता है। लौटने पर वो वेला को दारू लिए बैठा पाता है। दया फोन उठाकर दोस्तों से बात करने के बहाने बाहर जाता है और वीडियो देखता है जिसमें वेला दारू में बेहोशी की दवाई मिला रहा होता है। दया समझ जाता है कि वो रोज ऐसी दारू पीकर ही सो जाता है और वेला कहीं बाहर चला जाता है। दया कमरे में लौटता है और चुपके से वेला का फोन लेकर वॉशरूम में चला जाता है और वरुण के साथ सारी चैट्स को पढ़ता है जैसे मुझे एक लड़की चाहिए। बाहर आकर वो दारू पीकर बेहोश होने का नाटक करता है। वेला उसे बेहोश समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर दया उसका पीछा करता है और सोचता है कि वो वेला को अच्छा इंसान मानता था, लेकिन ये तो कितना घटिया इंसान है। वेला अरुण से मिलने वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ अरुण नहीं आता। वो लौटने लगता है। दया उससे पहले कमरे में पहुंचकर सोने का नाटक करता है। वेला भी आकर सो जाता है। अगले दिन गणेश कमरे पर आता है। दया उसे बताता है मैं वेला को अच्छा इंसान समझता था, लेकिन ये लड़कियों के साथ गलत काम करता है। गणेश कहता है हम इसे मेरे गेस्ट हाउस ले चलते हैं और वहाँ उसकी धुलाई करते हैं। दया को ये ठीक लगता है। वो वेला को गणेश के साथ कार में बिठा देता है, ये कहकर कि आप गणेश के साथ गेस्ट हाउस चलो, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। वेला कार में बैठ जाता है, लेकिन बार बार पीछे देखता है। दया कहीं नहीं दिखता। गणेश कहता है चिंता मत करो, वो आ जाएगा। तभी वेला कार में एक की चेन देखता है जो उसने अरुण की व्हाट्सएप डीपी में देखी थी। सच जानने के लिए वो अरुण को फोन करता है। तब गणेश का फोन रिंग होता है और हंसते हुए कहता है वाह बुढ़ाऊ, तूने तो मुझे जल्दी पहचान लिया। हमें पता चलता है कि गणेश ही अरुण है जो लड़कियों की तस्करी करता है। गणेश कहता है तुम मुझे मारने आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। वेला पूछता है तेरे दोस्त को ये सब पता है क्या? गणेश जवाब देता है मेरा दोस्त छोटी मोटी चोरियां करता है, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो तुम्हें ही गलत समझ रहा है। ये कहकर वो हंसने लगता है। वेला गणेश पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गणेश वेला पर भारी पड़ता है और उसका मुंह बांधकर उसे बैठा देता है। तभी दया आ जाता है। गणेश कहता है अब इसका क्या करें? दया वेला के पास जाता है और उसकी रस्सी खोल देता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वेला कार से उतर रहा था उसने दया को फोन किया था। दया ने गणेश और वेला की सारी बातें सुन ली थी। अब दया को गणेश का सच पता चल गया था। वो गणेश से लड़ने लगता है। बीच में वेला आ जाता है और गणेश को मार देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में वेला सच बताता है मैंने सिर्फ उन लोगों को मारा जो छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते थे।
जज केस को टाल देते हैं, कहकर तुमने अपराधियों को मारा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं हुआ। बाहर फरीदा वेला और दया को लड्डू खिलाती है और कहती है आज मेरी बेटी को बेटी हुई है। जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था उनके माता पिता वेला को धन्यवाद देने आते हैं। जब वेला और दया दोनों जेल जा रहे होते हैं तो यहाँ एक खुलासा होता है कि गणेश को दया ने मारा था, लेकिन वेला ने इसका इल्जाम अपने सिर ले लिया ताकि दया की जिंदगी खराब ना हो। पुलिस दोनों को वैन में ले जा रही होती है। दया वेला से पूछता है सर जिस दिन मैं उस घर में चोरी करने गया था आप वहाँ क्या कर रहे थे? वेला बताता है मैं वहाँ एक आदमी को मारने गया था, लेकिन उसने मुझे मारा और बांध दिया। मैंने किसी तरह उसे खत्म कर दिया और बेड के नीचे छुपा दिया था, तभी तुम आ गए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने भूलने का नाटक किया। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।